students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. Okay. अभी नेक्स्ट जो हम लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन मेथड और प्रिपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एल्केन को कैसे बनाना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि एल्केन्स की रिएक्शंस कैसे होंगी, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास एल्केन शो करेगा। ओके, तो इस रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये। ओके, सो फर्स्ट अगर बात की जाए, इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि जो एल्केन होते हैं बेसिकली इनर्ट इन नेचर होते हैं। इसलिए अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में इनका नाम रखा था पैराफिन्स। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई इन एल्केन्स आर इनर्ट इन नेचर। ओके, तो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इनर्ट इसलिए है हमारे पास क्योंकि बहुत ही स्टेबल होते हैं नेचर में। ओके, और उसका रीजन हमारे पास मेन रीजन रहेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं वो दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है, और बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जिसकी वजह से जल्दी हमारे पास किसी भी कंडीशंस में रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। सेकंड अगर बात की जाए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अगर रिएक्शन की बात करें, जैसे कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल वगैरह हमारे पास रिएक्ट करते हैं, वैसा हमारे पास एल्केन रिएक्शन क्यों नहीं शो करेगा। उसके पीछे रीजन बेसिकली है बॉन्ड की पोलैरिटी, कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन होगा वो दोनों सेम एटम से मिलकर बने हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, जीरो, जिसके से बॉन्ड कैसे है, हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड है। जबकि कार्बन हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2.1 है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो बहुत ही लेस पोलर है। ओके, जिसकी वजह से किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास जनरली पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एल्केन है वो बेसिकली इनर्ट इन नेचर है। ओके, इसी वजह से रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन हम इसे पढ़ने जा रहे हैं वो जनरली हमारे पास जो एल्केन रिएक्शन दिखाएगा वो कौन सा दिखाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और ओके, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन क्या है, हेलोजिनेशन बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी जाएगा हमारे पास, कि जब भी हम मिथेन, जैसे कि हमारे पास मिथेन है, मिथेन को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या ब्लू कलर की लाइट अगर हम लेते हैं, तो हमारे पास से बनाएगा CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन। ओके, तो जो रिएक्शन हमारे पास होने वाला है इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप में होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरली 3 स्टेप में जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा। ओके, जिसको हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन। ओके, तो चेन इनिशिएशन में हमारे पास आएगा जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी जहां भी फ्री रेडिकल बनेगा उसको हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और उस रिएक्शन के स्टेप्स को हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, तो जैसे ही Cl2 पे हम सनलाइट डालेंगे, क्लोरीन क्लोरीन आपस में जो बॉन्ड है बेसिकली थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, इसलिए सनलाइट की प्रेजेंस में बेसिकली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो क्लोरीन और क्लोरीन बेसिकली आपस में फ्री रेडिकल बना। जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों के पास टूटेगा, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो सेकंड स्टेप होगा चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन का मतलब कि चेन का बढ़ना। ओके, तो यहाँ पे होगा जनरेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल फ्रॉम अनदर फ्री रेडिकल। ओके, तो इस स्टेप में हमेशा हमारे पास एक फ्री रेडिकल से नेक्स्ट फ्री रेडिकल हमारे पास फॉर्म होगा, यानी कि जो हमारा Cl फ्री रेडिकल था वो बेसिकली आगे फ्री रेडिकल बना सकता है। वो यहाँ से अगर H के साथ कंबाइन कर ले, यानी अगर आप देखो तो ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास CH3 रेडिकल, यानी HCl बन जाएगा और साथ में CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये CH3 रेडिकल जो है फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा CH3Cl और Cl रेडिकल, और जो ये हमारे पास Cl रेडिकल बनाए वापस से यहीं से आ जाएगा, और यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ये जो हमारे पास होने वाला है यहाँ फिर से जाएगा और फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिएक्शन इसी तरह चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि जो हमने ये स्टेप किया, यहाँ पे हमने Cl रेडिकल को H के साथ कंबाइन किया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो Cl है वो डायरेक्टली CH3Cl के साथ कंबाइन हो जाए और H रेडिकल निकल जाए। ओके, तो बेसिकली हमारे पास ये स्टेप जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इस स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 4 किलो कैलोरीज पर मोल, इसके लिए डाटा वेस्ट है।
तो यहाँ पे हमारे पास है 4 किलो कैलोरीज। अगर हम इस रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी को देखें तो हमारे पास ये 20 किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, तो अगर इतनी ज्यादा रिएक्शन में आपके पास अगर हीट है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी, ऑब्वियसली वो स्टेप क्या होने वाला है अपने पास में, स्लो होने वाला है। तो ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी ये रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस नहीं होगा। यानी कि जब रिएक्शन में बात करें तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेप पहले हो जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। फिर इस मैकेनिज्म में जो थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा वो बेसिकली हमारे पास रहेगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो वहां पे हमारा चेन टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि चेन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, फ्री रेडिकल का जनरेशन चाहिए। ओके, तो इसलिए चेन जो हमारे पास प्रोपेगेशन था उसमें क्या था, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था, लेकिन जब फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो वहां पे हमारे पास फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना, सीएल रेडिकल सी रेडिकल से कंबाइन करता है तो Cl2 बन जाएगा, तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि नया रेडिकल नहीं बना। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। ओके, और स्टेप यहाँ पे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं कि आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने कितने बनेंगे। ओके, यानी कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए। अगर एक ही मोनोक्लोरो का मतलब यहाँ पे है एक ही Cl आपको लगाना है। तो अगर मैं CH4 से बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकता है, CH3Cl, एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। यानी हम यहाँ पे चेक करेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम इसमें बात करें तो एक बार यहाँ से लग सकता है और एक बार यहाँ, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बनेगा CH3 CH2 Cl। बट अगर मैं दूसरी साइड पे लगाता हूँ तो वहां पे भी हमारे पास अगर आप देखो, आप सेकंड प्रोडक्ट क्या बनाओगे, CH2 CH3 और Cl। अब देखें ना दोनों ही प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली सेम है, इसलिए मैं बोलेंगे कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, सिर्फ एक। यहाँ भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ एक। अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमारे पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन, डिफरेंट हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे, यानी कि हमारे पास जो यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है एक CH2Cl, और सेकंड हमारे पास बनेगा CH3CH, Cl एंड CH3। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आने वाले हैं टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट में बात किया जाए तो इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये बेसिकली है। अब यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि एक बार यहाँ Cl हमारा लग जाए और एक बार हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पे Cl। ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा बेसिकली कि यहाँ तो है, ये तो एक ही प्रोडक्ट में काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कायरल कार्बन हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। फिर कायरल कार्बन है तो यहाँ पे कितने होंगे, इसका एक मिरर इमेज बनेगा जो कि काउंट होंगे इसमें दो प्रोडक्ट्स। तो अगर एक कार्बन कायरल कार्बन है आपके पास तो स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर n, तो हमारे पास 1 बनेगा। ओके, तो यानी टोटल हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे इसमें, 3। ओके, इस तरह आप नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ कि आप इस दोनों को क्वेश्चन को ट्राई करें और मेरे को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए कि इसमें कितने बनने वाले हैं। ओके, इस तरह सेवंथ क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं एक बार। इस सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास। तो इसमें अगर देखा जाए, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है यहाँ Ca लग जाए, यानी इस कार्बन पे। सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा लो। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी है यहाँ पे Ca लग जाए, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारे पास है यहाँ पे Ca। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बनेंगे टोटल 4 प्रोडक्ट। ओके, बट हमें साथ के साथ देखना है कि टोटल कायरल कार्बन है या नहीं है इसमें। ओके, तो अगर कायरल कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पे एक हमारे पास कायरल कार्बन है इसमें, और एक कायरल कार्बन आपके पास आएगा यहाँ। इसकी वजह से इन दोनों के टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे, 2 2। तो टोटल हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स कितना ले, 6 प्रोडक्ट आएंगे। अगर आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पूछता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे टोटल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो आप बोलेंगे 4 प्रोडक्ट है हमारे पास। और टोटल प्रोडक्ट पूछा जाता है या इंक्लूडिंग स्टीरियो बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, टोटल 6 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। ओके, इस तरह अगर नेक्स्ट में बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, एक बार यहाँ Ca लग जाएगा, सेकंड हमारे पास लगने वाला है इस पॉइंट पे Cl, एंड थर्ड हमारे पास लगने वाला है इस पॉइंट पे Cl। ओके, तो अगर इन तीनों में बात की जाए तो यहाँ पे कोई, फर्स्ट में हमारे पास कोई कायरल कार्बन नहीं है तो इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट काउंट होगा। सेकंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसमें भी एक प्रोडक्ट काउंट होगा। थर्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी हमारा कायरल कार्बन है और ये भी हमारे पास कायरल कार्बन है। 2 कायरल कार्बन, टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, 2 की पावर n, यानी कि 4।
और टोटल हमारे पास प्रोडक्ट कितने होते हैं? 6। ओके, तो इसके बाद ये दो क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर फिर से दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस का आप सॉल्व करें और इनके आंसर्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके आप वहां पे बेसिकली डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ कि हाँ इनके आंसर्स क्या आएंगे। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर्स आपके साथ बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर बात करें 11th क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अगर मोनोक्लोरो पूछा गया है तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है, तो आप देखिए कि डिफरेंट हाइड्रोजन बात करें तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जो ग्रुप्स हमारे पास लगे वो सारे ग्रुप्स क्या है हमारे पास, सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हमारे पास इसमें कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कोई भी एक पोजीशन पे आप सी लगा दीजिए तो यहाँ पे टोटल आएगा एक प्रोडक्ट है। ओके, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी हमारे पास, इसमें अगर टोटल प्रोडक्ट्स बात की जाए तो अगर हम देखें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास यहाँ सी लग जाए, सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी है यहाँ सी लग जाए, थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेगी इस पोजीशन पे सी लग जाए। ओके, और फोर्थ हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आएगी इसमें कि इस पॉइंट हमारे पास सी लग जाए। ओके, तो ये हमारे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें अगर बात की जाए, पहले आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप आंसर बोलोगे हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, बट अगर कायरल कार्बन के साथ देखें तो हमारे पास ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन। यहाँ पे बात की जाए तो ये कार्बन कायरल है और साथ के साथ ये कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है हमारे पास। इसमें ये दोनों साइड पे ग्रुप हमारे पास बेसिकली क्या हो गया है, सेम हो गया है, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों क्या है, सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल शो नहीं होगा, यानी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, कि चारों ग्रुप्स यानी उसके साथ जितने भी ग्रुप्स अटैच है सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं आएगा और ना इसमें हमारे पास आएगा। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए हमारे पास, इसमें हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आएंगे 4, इसमें एक कायरल कार्बन है, प्रोडक्ट्स होंगे 2, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1, तो टोटल हमारे पास हो चुके हैं 8 प्रोडक्ट्स। ओके, आप इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से ट्राई करें, खुद से एक बार ट्राई करें, देखिए कि आपके 8 बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। इसके अलावा जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिए हैं आप उनको भी अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से लेके आते हैं। ओके, तो मेरे नोट्स में जहां भी कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है आप उनको बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से याद रखने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अच्छे से स्कोर कर पाए। ओके, तो मान के चलिए कि हर एक पॉइंट जो है हमारे पास वो एक क्वेश्चन बनने के लिए है। ओके, फर्स्ट अगर बात की जाए कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हमारे पास अगर हो रहा है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन जल्दी फास्ट करेगा। तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास कम होती है, तो फ्लोरीन हमारे पास जल्दी रिएक्शन के लिए जाएगा, देन Cl2 Br2 और I2। इस तरह मल्टीपल हैलोजिनेशन की बात की जाए, मल्टीपल हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि जो फर्दर आगे से आगे रिएक्शन करता जाता है हमारे पास। ओके, इसमें भी हमारे पास ऑर्डर जो आएगा वो सेम आएगा कि F2 Cl2 Br2 और I2 का ऑर्डर रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास ये है कि हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं उसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारा हेलोजिनेशन का रिएक्शन है वो बेसिकली पॉली हेलोजिनेशन कन्वर्ट हो जाता है, कि जो प्रोडक्ट बना वो फर्दर आगे रिएक्शन करता जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास एल्केन है इसको हम एक्सेस में ले लेंगे। ओके, एक्सेस में लेने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो Cl है वो अमाउंट में कम होगा तो फर्दर रिएक्शन के लिए आगे नहीं जाएगा। ओके, यानी कि अगर आपने Cl2 को एक्सेस में ले लिया है तो आपके पास पॉली हेलोजिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होने वाले हैं। ओके, यानी कि जैसे कि CH2 Cl2 बन गया, CH Cl3 हो गया, या फिर CCl4 तक भी रिएक्शन आपके पास प्रोसीड हो सकता है। ओके, बट वही है कि वहां तक जाते जाते जो रेट होता है बेसिकली हमारे पास क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप टॉलिन में बात करें, टॉलिन में जब Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जब एक Cl लगा, अगर मान लो उसका रेट हमारे पास R है, तो जो नेक्स्ट Cl लगने वाला है वहां पे रेट क्या होता है, 10 टाइम्स कम हो जाता है हमारे पास, यानी रेट जो होगा R/10 हो जाएगा। अगर आप थर्ड Cl लगाते हो यानी कि CCl3, यहाँ पे आपके पास CCl3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट है वो बेसिकली होगा 100 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा। इसलिए जनरली जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 स्टेप्स तक ही रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन आपके पास यहीं पे रुक जाएगा। ओके, हम बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट बनेगा बट मैक्सिमम तक हमारे पास रिएक्शन ही हो जाएगा, क्योंकि आगे जो रिएक्शन है वो रेट क्या हो जाएगा अपने पास, 100 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात की जाए कि कई बार रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम बेसिकली या रोकने के लिए रिएक्शन को हम क्या करते हैं, हम एक्सेस ऑफ O2 के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं मीथेन का। ओके,
अब मीथेन का जब एक्सेस ऑफ O2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो आर रेडिकल बना है वो O2 के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या बना लेगा, परऑक्साइड बना लेगा। ओके, तो अगर जो हमारे पास परऑक्साइड रेडिकल बना है इसको हम बोलेंगे परऑक्साइड रेडिकल। ओके, अब जो परऑक्साइड रेडिकल बना है इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होता है, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन में रुक जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए कि हमारे पास CH3 रेडिकल है, अगर ये O2 के साथ रिएक्शन करता है हमारे पास, तो ये क्या बना लेगा हमारे पास, CH3O ओ रेडिकल। ओके, और इसकी स्टेबिलिटी जो हमारे पास होगी कि RO रेडिकल जो हमारे पास है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है देन R रेडिकल, यानी कि CH3O रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है देन CH3 रेडिकल से। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे रुक जाएगा। अभी हमने बात की कि F2Cl2Br2I2 सबके साथ हमारे पास रिएक्शन होगा। तो अगर बात की जाए कि जो F2 के साथ रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं फ्लोरिनेशन। ओके, हेलोजिनेशन में फ्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरिनेशन। और फ्लोरिनेशन जो हमारे पास बहुत ही विग्रस होता है, यानी कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है यहाँ पे। ओके, और वो भी अगर बात की जाए तो इवन डार्क में भी हमारे पास यानी सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है इस रिएक्शन को होने के लिए। ओके, इसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। और उसके पीछे रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन होते हैं उसके पास हमारे पास क्या है, तीन तीन लोन पेयर हैं, और बॉन्ड छोटा है तो दोनों फ्लोरीन के आपस में पास में है, और फ्लोरीन पास है तो आपस में क्या होने वाला है, लोन पेयर रिपल्शन होने वाला है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो फ्लोरीन का बॉन्ड टूटता है तो उसमें फोटोलिसिस यानी कि लाइट की जरूरत हमारे पास नहीं पड़ती है। फ्लोरिनेशन आपके पास डायरेक्टली डार्क में भी रिएक्शन दे देगा। ओके, बट अगर हमें फ्लोरिनेशन करवाना होता है कि ज्यादा वायलेंस के साथ रिएक्शन ना हो, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं इनर्ट गैसेज लाइक नाइट्रोजन गैस के साथ। ओके, ताकि वो रिएक्शन क्या करे, थोड़ा स्लो हो जाए हमारे पास। अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन हमारे पास मॉडरेट होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये भी रिएक्शन वायलेंट हो जाता है, और कंट्रोल करना इसको क्या हो जाता है हमारे पास, डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो क्लोरीनेशन जो है अकेला रूम टेम्परेचर पे आपके पास अगर है, लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने रूम टेम्परेचर पे सीधा रख दिया तो हमारे पास रिएक्शन हो जाए, हमें या तो सनलाइट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हमें डार्क में रिएक्शन करना है, यानी बंद लैब के अंदर रिएक्शन करना है हमारे पास, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ओके, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने आप नहीं होगा, वहाँ टेम्परेचर या सनलाइट देना पड़ेगा, और डार्क में कराना है आपको तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, तो अकेला डार्क लिखा हुआ है तो वहां पे रिएक्शन नहीं होने वाला है, सनलाइट चाहिए होगी या फिर टेम्परेचर लिखा होना चाहिए कि ज्यादा होगा। ब्रोमिनेशन की अगर बात कर ले, ब्रोमिनेशन आपके पास क्लोरीनेशन के जैसा ही होगा, बट उससे थोड़ा लेस विग्रस होगा, क्लोरीनेशन की कंपेयर में थोड़ा स्लो जाएगा। ओके, तो ब्रोमिनेशन में सेम रिएक्शन करेगा हमारे पास। मेन इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पास आयोडीनेशन। यहाँ पे जो हमारे पास अब रिएक्शन है, I2 जो है बेसिकली जो रिएक्ट करता है बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, और स्लो के साथ साथ यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमारे पास I2 के साथ रिएक्शन होता है वो हमारे पास कैसा है, रिवर्सिबल नेचर का है। ओके, रिवर्सिबल नेचर की बात करें तो यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो CH4 हमारे पास है वो जब I2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3I प्लस HI बनाएगा, और HI यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेसिकली CH3I को रिड्यूस कर देगा और रिएक्शन कहाँ जाएगा हमारे पास, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे इसलिए रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है ऐसे। ओके, इसका मतलब है कि रिएक्शन अच्छे से अचीव नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें रिएक्शन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस HI को कंज्यूम करना पड़ेगा। और आपने इसके बारे में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा प्लस वन में कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसको मतलब लीड चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे HI को कंजम्पशन करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं HiO3, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो ये बेसिकली क्या बना लेगा, वाटर प्लस I2 का। तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं HiO3, HiO4, HNO3, या फिर HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके, तो ये सारे हम बेसिकली यूज कर सकते हैं ताकि ये क्या करे, HI को डिस्ट्रॉय कर देने की रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाए हमारे पास। ओके, तो आयोडीनेशन हमारे पास स्लो एक और वजह से भी होता है कि हमारे पास जो CH4 प्लस I रेडिकल था, हमारे पास पीछे बात की थी, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लो हो जाएगा। यानी इसका आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही वेरी हाई।
फिर अभी हमने ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की, इसमें एक बार हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास HiO3 की बात कर ले, जो यहाँ पे रिएक्शन किया, और एक अगर HNO3 के साथ रिएक्शन बात कर ले, तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो आंसर वहां पे आएगा HNO3। ओके, क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि जो हमारे पास HNO3 है, जब वो रिएक्ट करेगा HI के साथ, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? HiO3 का। और ये HiO3 बेसिकली आपका फिर से रिएक्शन कर सकता है HI के साथ, इसलिए दो बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जा रहा है। एक ही मॉलिक्यूल यूज करने में हमारे पास दो दो काम हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड रिएजेंट। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे भी एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे पास। ओके, तो नाइट्रेशन की अगर बात की जाए, तो नाइट्रेशन दो टाइप से हमारे पास होती है। नाइट्रेशन का सिंपल मतलब होता है NO2 का एडिशन करना। ओके, आप इसको आगे चल के भी रिएक्शन देखेंगे, बेंजीन के साथ भी नाइट्रेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली एल्केन के साथ नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप से रिएक्शन होती है, एक हमारे पास होता है वेपर फेज में, और एक हमारे पास होगा लिक्विड फेज में। वेपर फेज का मतलब हमारे पास है गैस फेज में। ओके, तो वेपर फेज में करवाने का मतलब है कि आपको क्या करना है? HNO3 के साथ में कंपाउंड को हीट करना है, और लिक्विड फेज के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 लेना है, उसको हीट कर देना है कंपाउंड के साथ में, यानी एल्केन के साथ। ओके, जो हमारे पास वेपर फेज रिएक्शन होगा, वो बेसिकली हाई टेम्परेचर पे होगा। हाई टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे रहेगा 150 से लेके 475 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, जबकि हमारे पास जो लिक्विड फेज है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होगा और हाई प्रेशर पे होगा। बेसिकली यहाँ पे अगर बात की जाए, टेम्परेचर तो है 140, प्लस साथ में हाई क्या रहेगा हमारे पास? प्रेशर है। ओके, तो और यहाँ पे जो हमारे पास वेपर फेज होगा, वहां पे प्रोडक्ट बनता है हमारे पास मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट्स, यानी एक ही नाइट्रो ग्रुप लगेगा। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड फेज में बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास बनता है पॉली नाइट्रो ग्रुप। पॉली नाइट्रो ग्रुप मीन्स मल्टीपल नाइट्रो ग्रुप्स लग सकते हैं, यानी कि दो या चार या फिर जितने भी हाइड्रोजन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लग जाएगा? बेसिकली नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ओके, इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा वेपर फेज नाइट्रेशन है, वो मोर सेटिस्फैक्ट्री है एज कंपेयर टू लिक्विड फेज नाइट्रेशन। ओके, और जो यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, वो हमारे पास कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके बारे में लेक्चर के स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, वो एल्केन में हमेशा जाएगा, क्योंकि एल्केन जो है अपने पास आयनिक मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता है, क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ही कम है। तो हमारे पास जो HNO3 है, उसको जो हीट करेंगे तो हमारे पास बनाएगा OH रेडिकल और NO2 रेडिकल। और ये OH रेडिकल जब बेसिकली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो बना लेगा वाटर, और साथ में बनेगा R रेडिकल। फिर से फर्दर R रेडिकल रिएक्ट कर जाएगा NO2 रेडिकल से, तो दोनों ही आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है? तो इसलिए हमारे पास मैकेनिज्म आपको याद रखना है कि मैकेनिज्म कौन सा जाएगा यहाँ पे? नाइट्रो में, नाइट्रेशन में हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारे पास जाने वाला है। ओके, तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाने वाला है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो जो भी रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनता है, वहां पे रिएक्टिविटी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। तो इसलिए अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो उनमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो आंसर आएगा कि 3 रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी हमारे पास, जिसपे एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारे पास वेपर फेज नाइट्रेशन है, उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन किस पे हो रहा है? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के टूटने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। इसलिए हमारे पास मैक्सिमम हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक करेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। ओके, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये बन रहे हैं ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो देखो हमारे पास दो टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, एक इस वाला हाइड्रोजन जा सकता है, एक यहाँ से। इसलिए या तो दो प्रोडक्ट्स ये बनेंगे या फिर हमारे पास ये बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबिलिटी है? दो। बट अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? मान लो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक हमारे पास दो कार्बन का चेन होगा, एक हमारे पास एक कार्बन का चेन, जिसकी वजह से एक दो कार्बन का प्रोडक्ट और एक हमारे पास वन कार्बन का प्रोडक्ट। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा फॉर्म होंगे, और एडवांस में जो क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन गिवन था। ओके, तो आप इसको बस ये याद रखना है कि वेपर फेज नाइट्रेशन जब होगा हमारे पास, तो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। थर्ड रिएक्शन की बात की जाए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन में। ये हमारे पास है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है तुम्हारे पास? कि एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट करने की, मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम लेकिन डिफरेंट
स्ट्रक्चर का होना। ओके, इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करेंगे बेसिकली वो हमारे पास रहेगा AlCl3 प्लस HCl एट हाई टेम्परेचर यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात की जाए, ये अभी कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ये हमारे पास है एन ब्यूटेन। ओके, तो एन ब्यूटेन को जब हम हीट करेंगे बेसिकली AlCl3 और बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपेन। इसके अलावा अगर हमारे पास 5 कार्बन का आ गया यानी कि एन पेंटेन, इसको जब हम AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है यहाँ पे कि फर्स्ट ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। ओके, और फर्दर रिएक्शन करोगे तो फिर से ब्रांचिंग हो जाएगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, तो आगे क्या आगे रिएक्शन हमारे पास चलता रहेगा। इसके बाद अगर थर्ड रिएक्शन की बात की जाए, थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है कि हमने 6 कार्बन का ले लिया है तो एनहेक्सेन। इसमें ब्रांचिंग होने के लिए क्या है कि आपके पास मान लो ये ग्रुप एक बार उठ के यहाँ पे आ गया और सेकंड कंडीशन में ग्रुप यहाँ चला गया, तो दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक ये और एक ये। इसकी फर्दर रिएक्शन अगर आप करवा दोगे तो फिर से ब्रांचिंग हो जाएगी। यानी आपको एरोमेटाइजेशन याद रखना है कि जब भी हम इसको हीट करेंगे AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास आइसोमराइजेशन होगा और हमारी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी। यानी कि इसमें लिख सकते हो कि रिएक्शन में होकर है मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग हमारे पास बेसिकली इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसमें बोल सकते हैं कि हमारे पास ब्रांचिंग हो रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ओके, एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड ऐसा जिसको हमें कन्वर्ट करना हो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, उस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ओके, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट किसमें करना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। तो जनरली एल्केन को अगर यहाँ कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो हमारे पास जो एल्केन होते हैं 6 से लेकर 10 कार्बन आइटम्स वाले, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजीन या फिर उसके होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस की अगर बात करें कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसके बारे में आपने आईयूपीएससी में पढ़ा होगा कि जहां पे CH2 का डिफरेंस आएगा, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप बट CH2 का डिफरेंस है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ओके, तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है कि एन हेक्सेन है। अगर हमने एन हेक्सेन को बेसिकली यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा Cr2O3 प्लस Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और क्रोमियम का बेसिकली ऑक्साइड यहाँ पे साथ में यूज होगा। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनने वाला है, बेंजीन बनने वाला है। ओके, और बेंजीन के साथ में और क्या बनेगा, 4 मोल्स ऑफ H2 रिलीज होंगे। अब ये हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक और नाम से बुलाते हैं डीहाइड्रोजनेशन। एरोमेटाइजेशन तो है ही, साथ के साथ इसको हम क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कंपाउंड के अंदर से, अगर बाहर निकल रहा है इसका मतलब हमारे पास क्या है वहां पे, इसको बोल सकते हैं डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, और अगर हमने एन हेप्टेन ले लिया है, अगर एन हेप्टेन के साथ रिएक्शन करवाओगे आप तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, 6 कार्बन जो हैं बेसिकली वो तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन का तो बेंजीन का रिंग बन जाएगा। बट अगर बाकी की बात करें तो एक कार्बन बेसिकली हमारे पास बचेगा जो कि हमारे पास टॉलिन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, टॉलिन प्लस 4 मोल्स ऑफ H2। तो टॉलिन बनाने के लिए भी हम हेप्टेन लेके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसकी जगह हमने 8 कार्बन का चेन ले लिया, ओके, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग के 6 कार्बन हमारे पास हैं वो बेसिकली क्या करें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लें, यानी 6 कार्बन का आपके पास बेंजीन रिंग बन जाएगा और 2 कार्बन एक्स्ट्रा लग जाएंगे जो कि हमारे पास बनाएगा इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये बीच वाले कार्बन हमारे पास 6 इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ऑर्थोजाइलिन। ओके, तो नाम इंपॉर्टेंट है, आईपीएससी नेम के लिए रहता है हमारे पास, कॉमन नेम में हम इसको यूज करते हैं ऑर्थोजाइलिन। अगर यही CH3 यहाँ लगा होता तो हम इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, और नीचे लगता तो पैराजाइलिन। ओके, और ये हमारे पास बहुत ही एक्सीलेंट मेथड है किसी भी एल्केन को बेंजीन में या फिर एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इसलिए एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एक बेंजीन में डायरेक्टली रिएक्शन करवाने के लिए कि बेंजीन में डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर दें, इसलिए इस रिएक्शन को हम बेसिकली यूज करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो बेसिकली रिएक्शन विद स्टीम। ओके, सो जो मीथेन हमारे पास है वो स्टीम के साथ जो रिएक्शन करेगा वेरी हाई टेम्परेचर पे, यानी अप्रोक्सीमेटली 1273 केल्विन रिएक्शन टेम्परेचर पे,
तो बेसिकली हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा, तो CH4 हमारे पास आएगा CO+3H2। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। इसी रिएक्शन को हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे बेसिकली हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के लिए, ओके। तो हाइड्रोजन गैस यानी H2 के फॉर्मेशन के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे पास इस मेथड को बहुत ही बेस्ट तरीके से यूज किया जाता है, ओके। तो डायरेक्टली हम मीथेन से हम डायरेक्टली क्या बना पा रहे हैं, H2 गैस बना पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर पायरोलिसिस की बात करते हैं, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है और पायरोलिसिस का मतलब क्या है यहाँ पे बेसिकली, तो अगर आप देखो तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, थर्मल से मीन्स क्या है हमारे पास, हीट, ओके, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ओके। तो इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि हीट देके किसी चीज को ब्रेक करना को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेम पायरोलिसिस का भी मतलब है, पायरो का मतलब हमेशा ही वर्ड यूज जहां भी होगा पायरो, वहां उसका मतलब होता है हीट रिलीज, हीट देना, ओके। और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ओके। तो पायरोलिसिस का मतलब कि हीट देके के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के प्रोसेस को बोला जाता है पायरोलिसिस। तो जब भी हमारे पास जो एल्केन्स हैं उनको बेसिकली हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस, देकर डिकम्पोज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, यानी वो ब्रेक कर जाएंगे अपने लोअर हाइड्रोकार्बन में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस, ओके। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इनका नाम दिया जाता है क्रैकिंग, क्रैकिंग मीन्स तोड़ना किसी चीज को, ओके। यानी कि इसका यूज किया जाता है हमारे पास जो बड़े हमारे पास कार्बन चेन के हमारे पास जो एल्केन्स हैं उनको ब्रेक करके पेट्रोल या फिर डीजल वगैरह बनाने के लिए, यानी कि गैस या ऑयल वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो पेट्रोल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास जो लार्ज हाइड्रोकार्बन है उनको ब्रेक करके स्मॉल हाइड्रोकार्बन यानी कि 8 और 9 10 कार्बन नंबर्स के बनाने के लिए बेसिकली क्या यूज करेंगे, क्रैकिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके बारे में पढ़ा था, और चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी इसके बारे में मैंने बात की थी कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है हमारे पास वो क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन। तो बॉन्ड लेंथ अगर छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। इसलिए ड्यूरिंग क्रैकिंग जब बात करेंगे तो हमारे पास दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, बट कार्बन कार्बन पहले टूटेगा क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो जिसकी एनर्जी कम है पहले वो ब्रेक करेगा फिर दूसरा ब्रेक करेगा, ओके। लेकिन जैसे हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था अभी, हेलोजिनेशन में हमारे पास पहले क्या बॉन्ड ब्रेक करता है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बात आई थी पोलैरिटी की, कि जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए जाएगा तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड में वो पहले ब्रेक करेगा। लेकिन जब क्रैकिंग की बात आएगी तो जिसकी एनर्जी कम है वो पहले ब्रेक करेगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें अगर बात की जाए तो हमारे पास C6, अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास जैसे है C3H2CH3, ओके। तो इसमें अगर देखा जाए तो CH2CH2 बनेगा प्लस यहाँ से यानी कि आपका ब्रेक कर जाएगा, दो कार्बन अलग अलग हो जाएगा, दो कार्बन का एक कार्बन का, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक दो कार्बन का एल्कीन बन जाएगा और साथ में हमारे पास एक CH4 एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि साथ के साथ हाइड्रोजन भी बॉन्ड टूट सकता है कि दो हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से, तो H2+ एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर सकता है और कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक कर सकता है, बट पहले अगर पूछा जाए कौन ब्रेक करेगा तो वहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रहेगा कार्बन, कार्बन बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा देन कार्बन हाइड्रोजन, ओके। तो इस तरह अगर हम बात करें कि C6H14 हमारे पास है, इसका अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, तो आपके पास जितने भी डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकते हैं आप वहां पे सब बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे। एक तो हमारे पास पहला पॉसिबिलिटी ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर जाए, तो हमारे पास C6H12 बन जाएगा। फिर से पॉसिबिलिटी है कि 6 कार्बन है तो बीच से तीन तीन कार्बन की चेन ब्रेक कर जाए, तो हमारे पास ये बन जाएगा। फिर से जो 3 कार्बन हमारे पास बना है वो फर्दर ब्रेक कर जाए तो C3H8 हमारे पास अगर देखो तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे C3H8 होगा हमारे पास, ये आपके पास इसमें ब्रेक कर जाएगा तो हमारे पास ये रिएक्शन भी आ जाएगा, ओके। तो इस तरह हमारे पास ये तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल है, ओके। यहाँ भी अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाता है तो आप यहाँ बात करो कि मैकेनिज्म कौन सा जाएगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो आप इतना याद रखो कि 80-90% चांस है कि वो एल्केन की अगर रिएक्शन है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही जाएगा, ओके। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये दो हाइड्रोजन जो है फ्री रेडिकल से टूट रहे, फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचेंगे कार्बन के वो बेसिकली आपस में बॉन्ड बना के हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। या फिर अगर दोनों कार्बन कार्बन अपने ब्रेक कर दिया तो एक CH3 रेडिकल बनेगा और अपने पास ये बनेगा, ये H से रेडिकल लेके कंबाइन कर लेगा
यहाँ पे अगर देखा जाए और ये आपस में क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को बर्न करना या फिर ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपली हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन का एडिशन करना है। फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि अगर हम कंप्लीट कंबशन करते हैं, यानी कि पूरा पूरा जला दिया हमने ऑक्सीजन के साथ डाल के, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें हीट रिलीज होगा। यानी इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, हीट रिलीज होने वाला है। ओके, यानी जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो हमारे पास उस प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिलीज होगा। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को किसकी तरह यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। पेट्रोल डीजल वगैरह में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन को, या घरों में हमारे पास एलपीजी आता है। एलपीजी का काम क्या है, हमारे पास फ्यूल ही है, बर्न इसलिए करता है हीट प्रोड्यूस हो। तो जैसे हमारे पास मीथेन है, अगर आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करोगे तो क्या बनाएगा वो, CO2, वाटर, और साथ में क्या होगी अपने पास, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब भी कंप्लीट कंबशन होता है हमारे पास हीट रिलीज होती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि ऑक्सीजन कमी हो जाए, तो अगर ऑक्सीजन कम अमाउंट में मिलेगा तो वहां पे क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि CH4 का बर्न नहीं करवाया, ऑक्सीजन सिर्फ 1 मोल है। ऊपर देखो आप, यहाँ पे कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल्स की। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मोल मिल पाता है, यहाँ पे अपने पास बनेगा कार्बन ब्लैक, ओनली कार्बन बनेगा। जो काला धुआं निकलता है बेसिकली वो कार्बन ब्लैक होता है हमारे पास, राख जैसे। ओके, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा, H2O बनेगा। अगर मान लो ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा हुआ तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ये हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस है। इसलिए जब भी कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो वहां पे गैस कौन सी रिलीज होने लग जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होने लग जाती है। ओके, थर्ड हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। यानी जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम क्यों ना उसे कंट्रोल्ड वे में करें, ताकि हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं वो हमारे पास बने। ओके, तो एल्केन को अगर हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड बनाना है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो अगर आप एल्केन को यानी मीथेन को O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब। ओके, रेड हॉट कॉपर एंड आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करके हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारे पास क्या बनने वाला है, मीथेन, यानी कि एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इस तरह अगर आप इसको मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ यानी MO2O3 के साथ रिएक्शन करवाते हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा यहाँ भी, तो अपने पास बनेगा एल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है अपने पास, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, इसके अलावा एल्कोहल एल्केन का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये दे देगा बेसिकली फैटी एसिड्स। ओके, यानी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन होंगे तो वो अपने कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स में, कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे बेसिकली एन रहेगा। तो मैंगनीज एसीटेट के साथ रिएक्शन एजेंट यूज होगा हमारे पास, ये भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाला है, तो अपने पास बनेगा फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड अ फैटी एसिड। इसके बाद एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्केन आपके पास है, आपके पास ऐसा एल्केन है जिसका 3 डिग्री हाइड्रोजन है। जैसे अगर इसमें बात की जाए तो ये हाइड्रोजन कैसे है हमारे पास, 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बन, यानी 3 कार्बन से, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, 3 डिग्री। तो अगर ऐसा कार्ब ऑक्सीजन हाइड्रोजन है आपके पास, तो KMnO4 के साथ जो रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपके पास, CH3 CH3 CH3OH, यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह अगर लास्ट में इसमें देखें अगर, तो इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकता है, इसमें अगर पूछा जाए कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ, ये हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, OH का फॉर्मेशन। ओके, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल। तो मैं हमने कोशिश करी है कि जितना भी हो सके इस चैप्टर में हमने इसके जितनी रिएक्शन पॉसिबल थी सारी रिएक्शन हमने कर ली हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जितने हो सकते हैं। ओके, जो भी आपके पास मॉड्यूल है, कहीं का भी मॉड्यूल हो, आप कोशिश करें कि उसमें से एल्केन की रिएक्शन चूज करें और उस पर क्वेश्चन करें। अभी आप PIQ को थोड़े दिन के लिए छोड़ सकते हो, जैसे ही हमारा पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट होगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी एक सीरीज लेके आएंगे जहां पे मैं खुद से आपको PIQ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी जिसपे आगे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट अपने चैनल से ही करवा दूंगा।
तो आप इसी तरह चैनल से बने रहें, वीडियोस देखते रहें और स्टे ट्यून। थैंक यू।